Okay, so very good morning to all of you all. So I hope yesterday's day was a wonderful day and you all have utilized the holiday for a lot of revision and learning time. Today we are continuing with chapter number 2, okay, which is relating to incorporation of a company and the matters that are incidental thereto. Okay, हमारे कुछ सेक्शंस ऑलरेडी लास्ट सेशन में हो गए थे. वी हैड स्टार्टेड विद सेक्शन नंबर 3 और हमारा 10A तक हुआ था. ओके, अब बाकी के जो सेक्शंस है स्टार्टिंग फ्रॉम 11 तो हमारे अब एक्ट में है नहीं, तो सेक्शन नंबर 12 से हम शुरू कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड. सो राइट नाउ आई एम ओपनिंग माई चार्ट बुक. मैंने जैसे आपको बताया है, आप जो भी बुक से पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो वही बुक को आप आपके आंखों के सामने रख सकते हो और रिफर कर सकते हो. एक बार मैं अपने वर्चुअल बच्चों के भी हाल पूछ लेती हूँ. गुड मॉर्निंग टू ऑल माई वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो. ये आर्यन के नाम से ही जा रहे हैं ना चैट. ओके, मेरा जो फ़ोन है वो क्रैश हो गया है, सो टुडे आई विल बी चैटिंग इन द नेम ऑफ आर्यन. जो भी आपके इश्यूज़ रहेंगे वैसे तो मैं स्ट्रेट अवे लाइव आपको आपके सवालों के जवाब दे दूंगी, बट अगर कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना है तो चैट बॉक्स में आई विल बी मैसेजिंग इन द नेम ऑफ आर्यन. अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं है फ़ोन क्रैश हो जाने की वजह से, आपके जो भी बैच के मैसेजेस है या नोट्स है या लिंक्स है ऑफ द लेक्चर्स, I will be putting them on our main telegram channel which is in the name of Swapnil Patni classes. तो जो भी फर्दर कम्युनिकेशन रहेगा वुड बी थ्रू टेलीग्राम, और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्वप्निल पटनी क्लासेस. दिस इज टेम्परली टिल द टाइम माई फोन गेट्स रिकवर्ड. ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं. गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू ऑल. और जैसे आप लोग जानते हो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा पंगा चालू है इस साल में. मैं क्या बोल रही थी पता नहीं मुझे अभी. चलो शुरुआत करते हैं, है ना. सेक्शन नंबर 12 से हम लोग शुरुआत करते हैं, विच टॉक्स अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. अब आप लोग जानते हो हर एक कंपनी जो होती है उसके पास होना चाहिए अपना खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके, ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों होना चाहिए आप लोग जानते हो. अभी तो हम लोग सेक्शन नंबर 12 कर रहे हैं, फिर अल्ट्रेशन जो है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का वो सेक्शन नंबर 13 है. तो क्यों होना चाहिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि देखो ये वो जगह है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंपनी से कम्युनिकेट करते हो. इनफैक्ट मेजॉरिटी टाइम्स पे कंपनी के जो हेड एक्टिविटीज़ होती है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होती है. बट ऑफ कोर्स यस, ऐसा हो सकता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक है और उसका कॉर्पोरेट ऑफिस अलग है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट यूजुअली जो कंपनी का हेड ऑफिस होता है वही होता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस है जिसके बारे में INC 22 में भी स्पेसिफाई किया है, याद है आपको, जो आपके पास हो जाना चाहिए और वेरीफाई भी कर देना चाहिए विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. सो एवरी कंपनी should have a registered office within 30 days of its incorporation. उतना ही नहीं, 30 दिनों में कंपनी should also get the registered office verified with the ROC in form number INC 22. Getting this or no my dear friends? हर एक कंपनी को अपने कंपनी का नाम और अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वो रखना पड़ता है लिखकर बिहाइंड एवरी ऑफिस ऑफ द कंपनी. जितने भी आपके ऑफिसेज है, जितने भी आपके ब्रांचेस है, वहां पर आपको आपके कंपनी का नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है वो लिखना होता है. इनफैक्ट कॉमन सील में कंपनी का नाम लिखा जाता है. अलॉन्ग विद दैट अगर कंपनी के कुछ लेटर हेड्स है तो लेटर हेड्स में तो आप कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, लोगो, वेबसाइट और फिर ऐसी सारी डिटेल्स भी आप लिखते हो इन द लेटर हेड्स ऑफ योर कंपनी. अब देखो इसी रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सेक्शन नंबर 12 में बताई गई है. एक बात पहले मुझे बताओ, आपके कंपनी का MOA जो है क्या उसमें एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है? बट उस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आप सिर्फ क्या लिखते हो, स्टेट. आप एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखते हो, यू ओनली राइट डाउन द स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस. तो
तो अब देखो, आप सिर्फ लिख रहे हो द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ माई कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एमओए का अल्ट्रेशन कब होगा? एमओए का अल्ट्रेशन तब होगा जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट चेंज हो रहा है। सही या गलत? क्योंकि आपने तो एमओए के रजिस्टर्ड ऑफिस में स्टेट ही लिखा है, तो अगर स्टेट चेंज होता है तो ही ऐसे केस में क्या होता है, आपका एमओए अल्टर होता है। बट एक बात बताओ मुझे, स्टेट इज अ वेरी ब्रॉड थिंग। ऐसा भी तो हो सकता है आपकी सिटी चेंज हुई है, अच्छा सिटी चेंज नहीं हुई है बट सिटी के अंदर क्या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी शिफ्ट हो सकता है? तो अब अगर इनका भी अल्ट्रेशन होता है, ऐसे भी अगर चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे चेंजेस के भी प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में बताए जाने चाहिए। ये प्रोसीजर जो है ये बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 12। याद रखना, सिर्फ जब आपका स्टेट चेंज होता है तो ही सेक्शन 13 अट्रैक्ट होता है, तो ही सेक्शन नंबर 13 अट्रैक्ट होता है। अदरवाइज if you are shifting your registered office from one place to another within the same city, so section 12, along with that outside the city within the same state, तो भी सेक्शन नंबर 12 ही अट्रैक्ट होता है, तो भी सेक्शन नंबर 12 ही अट्रैक्ट होता है। अब जब आप सिटी के बाहर जाते हो बट यू आर विद इन द सेम स्टेट, दो केसेस हो सकते हैं, आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हो रहा है या तो आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि इंडिया में दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एक ही स्टेट में दो आरओसीज है, महाराष्ट्र एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो अब इन दो केसेस में ऐसा पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि आप सिटी के बाहर जा रहे हो, यू आर विद इन द सेम स्टेट बट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आरओसी इज चेंजिंग। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो बताया गया है अंडर सेक्शन नंबर 12। कहां पे बताया गया है बोले तो अंडर सेक्शन नंबर 12। तो क्या बात करता है सेक्शन नंबर 12? लेट्स चेक इट आउट। इफ यू वांट टू शिफ्ट योर रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ईदर सेक्शन 12 विल अट्रैक्ट और सेक्शन नंबर 13 विल अट्रैक्ट। अगर आपको याद होगा क्लास में मैंने ये कुछ बताया था, जब कभी भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब कभी भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, यस वेरी गुड ओम, तो देखो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर दो बातें होती है। द कंपनी शुड हैव इट्स ओन रजिस्टर्ड ऑफिस and the company should also get the registered office verified in form number INC 22 with the ROC। ये भी सेक्शन नंबर 12 में ही लिखा गया है। Along with that, अब ये देखो, कुछ याद है आपको ऐसा कुछ जो हमने क्लास में किया था? क्या तुम्हें याद है? याद है या नहीं है? कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, कि बहुत कुछ, कि सब कुछ, कि कुछ भी नहीं? लेट्स सी, चेक करते हैं हम लोग। पहली बात तो, अगर आप आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को आपके सिटी के अंदर ही शिफ्ट करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल पहले मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे कैंप में था, कैंप से मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ टू पुणे एफसी रोड, एम आई शिफ्टिंग इट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी? मेरे को शेयर होल्डर्स के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा डिसीजन है यार। पहले एम्प्लॉयज जहाँ कैंप आते थे अब एफसी रोड आएंगे, जहाँ शेयर होल्डर्स पहले कैंप आते थे अभी एफसी रोड आएंगे, जहाँ डायरेक्टर्स पहले कैंप आते थे अब एफसी रोड आएंगे। कुछ नहीं यार, 3 किलो का फासला है, इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं हुआ है कि हमें शेयर होल्डर्स को ट्रबल करना पड़ेगा। तो ये जो छोटा सा डिसीजन है क्या डायरेक्टर्स ले सकते हैं? तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा एंड शिफ्टिंग विल बी पॉसिबल विद इन द सेम स्टेट। बट अब अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, फॉरगेट अबाउट कैंप टू एफसी रोड, अगर मैं ऑफिस 15B से ऑफिस नंबर 18 में भी शिफ्ट होती हूँ ना, 15 से 18 में, तो भी मेरे को INC 22 सबमिट करना पड़ेगा। अरे ये वो एड्रेस है जहां पे आरओसी अपने बच्चे से मतलब कंपनी से बात करता है। अरे तो बात करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर डिटेल्ड पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, और इसलिए आपको ये वेरिफिकेशन वापस से सबमिट करना पड़ेगा विद द आरओसी। इवन इफ यू आर शिफ्टिंग विद इन द सिटी, आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द स्टेट, फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ ना, INC 22 लग गया।
INC 22 लग गया। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा एंड यू विल बी फाइलिंग INC 22 विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये कहता है, इफ यू वांट टू गो आउटसाइड द सिटी विद इन द सेम स्टेट बट ROC का जूरिसडिक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि गुजरात में तो एक ही ROC है, आप पहले राजकोट में थे और राजकोट पे से आप शिफ्ट हो गए टू सूरत, क्या आप सिटी के बाहर जा रहे हो? हाँ है ना? हाँ, बट क्या आप विद इन द सेम स्टेट हो? MOA अल्टर हुआ है? MOA अल्टर हुआ है? नहीं हुआ है, MOA अल्टर नहीं हुआ है, बट क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ, INC 22 तो होगा ही, होगा पक्का। किसके पास फाइल करोगे? ROC के पास। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। बट उसके पहले you will also have to pass a special resolution। और चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा है, जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, फॉर्म नंबर बोलो कौन सा? MGT 14 विल बी फाइल्ड विद द ROC विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। So this would be the procedure to shift your registered office outside the city but within the same state। ऐसा भी हो सकता है, you are outside the city within the same state but the jurisdiction of the ROC is changing। पुणे में 2 ROCs है, एक मुंबई में है और एक महाराष्ट्र, सॉरी पुणे में है और दूसरी जो है वो मुंबई में है। अब मेरा ऑफिस पहले पुणे में था, पुणे से मैंने शिफ्ट कर दिया टू मुंबई, अभी भी मेरा स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। स्टेट पहले भी महाराष्ट्र था और अभी भी महाराष्ट्र ही है, बट अब मुझे बताओ क्या मेरी ROC की छत्र छाया चेंज हो रही है? ROC का क्योंकि जुरिसडिक्शन चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है प्रोसीजर थोड़ा सा ज्यादा होगा। और यहां पर ऑफ कोर्स आप स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करोगे ही, but you will also have to take the approval of the regional director। So you will apply to the regional director। रीजनल डायरेक्टर हाँ या ना आपको 30 दिनों के अंदर बोलता है। आपने अप्लाई कर दिया आज, अब RD की जिम्मेदारी है 30 दिनों के अंदर या तो वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या तो वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? सपोज अगर RD ने हाँ बोल दिया तो फिर तो क्या बात है, फिर 60 डेज के अंदर you will submit it to the ROC and ROC will make the note of the changes within a period of 30 days। तो ऐसे करके 30, 60, 30 डेज का ये पीरियड आता है। ये सुनो गाइज, SR तो पास हो गई, कुछ है SR तो पास होगा और SR के साथ साथ MGT 14 to be filed with the ROC within a period of 30 days। एक मिनट थोड़ा सा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उस पर थोड़ा सा नजर घुमा लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हेमंत ओके, वेरी गुड दिव्या राव, आपको हर एक सवाल का जवाब बहुत अच्छे से आ रहा है। सो प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। अब देखो, अगर आप सिटी के बाहर जा रहे हो, सुनो ना, आप सिटी के तो बाहर जा रहे हो बट आप स्टेट के भी बाहर जा रहे हो। सिटी के तो बाहर जा रहे हो, आप स्टेट के भी बाहर जा रहे हो। यहां पे क्या आपका मेमोरेंडम का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है क्लॉज? बट इसीलिए यस, क्योंकि योर स्टेट इज चेंजिंग, बट इसीलिए ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 12 में नहीं दिया है, वो दिया है अंडर सेक्शन नंबर 13। बट क्योंकि हमारी स्टडीज इंटीग्रेटेड स्टडीज है एंड
हम लोग रजिस्टर्ड ऑफिस के ही बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन 13 की वो जो बात है हम यहीं पे इसी के साथ जोड़ते हुए पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको शिफ्ट होना है से अमृतसर, ओके, से जयपुर में, अमृतसर से जयपुर में, अमृतसर पंजाब में और जयपुर राजस्थान में, क्या आपका स्टेट चेंज हुआ है? अगर आपका स्टेट चेंज हुआ है तो यहाँ पे एमओए का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज अल्टर हो रहा है, तो इसी का प्रोसीजर सेक्शन 13 में दिया गया है। यहां पे भी आपको ऑब्वियसली कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ती है, और यहां पे लिखा गया यू नीड टू टेक द कंफर्मेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। बट ऑफ कोर्स आई हैड टोल्ड यू ऑन इन क्लास, सीजी ने अपना पावर आरडी को डेलीगेट किया है, तो प्रैक्टिकली आप आरडी के पास जाते हो। बट मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था, अगर आपको एग्जामिनेशन में क्लिक नहीं होता है ना, प्लीज ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, स्ट्रेट अवे आप लिख दो हमें परमिशन लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ या ना बोलेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। along with that you also need to pass a special resolution, जहां जहां SRA हम लोग माला गिनते रहेंगे, MGT 14 to be filed with the ROC within a period of 30 days। INC 22 भी फाइल होता है क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा है। along with that you also need to take the consent of the creditors। so this is an additional point as compared to the last scenario। आप पहले तो क्रेडिटर्स को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो ऐसे केस में यू ट्राई टू गिव देम अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से भी बंदा नहीं मान रहा है, फाइनली यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट यू विल हैव टू पे देम ऑफ सो दैट ही इज नो मोर योर क्रेडिटर। तो अगर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ही विल नॉट बी एबल टू से नो टू आवर डिसीजन। भाई हमने तो आपको दे दिया ना जो आपका पैसा बनता था, तो अब आपका कोई अधिकार नहीं है ना बोलने के लिए। गेटिंग दिस और नो? अरे पक्का बोलो ना। यस, सो दिस वाज अबाउट द शिफ्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। यही सारी बातें बताई गई थी अंडर सेक्शन नंबर 12। अब हम जाते हैं आगे एंड दैट इज टू सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो मुझे मेमोरेंडम के कौन से क्लॉजेस होते हैं? वो मेमोरी टेक्निक बताओगे जो मैंने क्लास में बताई थी? बोलो। NR। अब देखो हमारा R वाला अल्ट्रेशन तो हो गया जो सेक्शन 13 का है। अब हम जा रहे हैं पहले वाले क्लॉज पे एंड दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ द नेम क्लॉज। अच्छा, क्या कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है? ऑफ कोर्स यस यार, हमारी कंपनी है, हमारी मर्जी चलेगी, अगर हम चाहे तो हमारे कंपनी का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट याद रखना, जब कभी भी आप कंपनी का नाम चेंज करते हो यू नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ या ना? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने करंटली अपने पावर्स ROC को डेलीगेट किए हैं। ये याद आता है तो क्या बात है, याद नहीं आता है तो स्ट्रेट अवे लिख दो, आपको लेना होगा प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी के प्रायर अप्रूवल के बाद ही आप आपका नाम जो है वो अल्टर कर सकते हो। अब देखो, व्हाई वुड समबडी वांट टू चेंज देयर नेम? अब हो सकता है जैसे मैंने आप ओके एक, अगर आपके कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, आपका नाम और आपका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ जरूरी है। आपका नाम और आपका काम एक दूसरे से संबंधित होना जरूरी है। हो सकता है आपने आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट स्कोप को बढ़ाया है, घटाया है, चेंज किया है, कुछ भी हो सकता है, तो उसी के सिंक में आपको अब आपके कंपनी का नाम भी चेंज करना होगा। अलॉन्ग विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, और एक सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि देखो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि नहीं, ये वॉलेंट्री चेंज की हम बात कर रहे हैं ना। जैसे कि अभी हमारी अकेडमी का नाम है स्वप्निल पटनीस क्लासेस, बट अगर हम चाहे कैन वी चेंज इट टू स्वप्निल एंड अंकिता पटनीस क्लासेस? सो फॉर अदर रीजंस ऑल्सो वी मे चेंज द नेम ऑफ आर कंपनी। हाँ, तो अगर हमें कंपनी का नाम चेंज करना है, फर्स्टली दिस इज अ वॉलेंट्री चेंज, दिस इज अ
दिस इज अ वॉलेंट्री, मतलब स्यू मोटो, खुद होके ही हमने क्या किया है, हमारे कंपनी का किया है नाम चेंज. यू विल नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. Along with that, my dear friends, you will also be required to pass a special resolution. क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन. और जैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, फॉर्म नंबर MGT 14 to be filed with the ROC within a period of 30 days. अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में, तो ऐसे केस में द कंपनी विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इट्स नेम. ठीक है, तो ये डिफॉल्ट अगर आप करते हो तो हम आपको आपके कंपनी का नाम चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे. और ये जो प्रोसीजर है ना, जहां हमने कहा है सीजी का अप्रूवल लो नाम चेंज करने के लिए, सीजी का अप्रूवल लो नाम चेंज करने के लिए, ये अप्रूवल विल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ योर प्राइवेट कंपनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी. तो तब आप कन्वर्जन का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हो. ओके, आपको यहाँ पे सीजी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर आपकी कंपनी का टाइप ही चेंज हो रहा है प्राइवेट टू पब्लिक, आप तो वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं जिस ऑलरेडी सेक्शन नंबर 18 में बताए गए हैं. तो इसलिए यहाँ पे हमने कहा है आपको ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो एन हो गया. बट अब देखो एन में मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूं. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कंपनी का जो नाम है दैट इज नॉट डिजायरेबल. कंपनी का नाम या तो सिमिलर है टू अनदर कंपनी का नाम, या तो कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का ट्रेडमार्क. ओके, सपोज हमारी क्लासेस का नाम है टाटा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड. चलेगा क्या? नहीं चलेगा. बट सपोज आरओसी से गलती हो गई, गलती से मिस्टेक, और आरओसी ने हमारा नाम ग्रांट कर लिया. बट जैसे ही टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पता चला कि ऐसी कोई क्लासेस रन हो रही है उनके गुडविल पे, उनके नाम पे, तो ऑब्वियसली बात है दे विल अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कहेंगे ये देखो ना, ऐसी कैसी कंपनी का नाम आपने अप्रूव कर दिया है जिसका नाम हमारे कंपनी के नाम से सिमिलर है, एंड देन our company will get the directions from the central government to get the name of our company changed. और यही सीजी का जो डायरेक्शन है वो हमको कंप्लाई करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months जो भी या जब भी हमें सीजी का डायरेक्शन आता है, this direction has to be complied by us within a period of 3 months. नए नाम के लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बट लॉ मेकर यहाँ पे कहते हैं ये जो रेजोल्यूशन आप पास करोगे, दिस रेजोल्यूशन विल बी एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. यस और नो गाइस? और जैसे ही आपका नाम चेंज हुआ है, आपको 15 दिनों के अंदर, 15 दिन, यहाँ पे 15 दिन दिए है, यूजुअली 30 दिन होता है बट इस प्रोविजन में है 15 दिन. 15 दिनों के अंदर आप आरओसी को इस चेंज के बारे में बताओगे, और आरओसी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था ना आपको कि आप नाम चेंज करो, वो ऑर्डर की भी कॉपी आप आरओसी के पास सबमिट करोगे. ये सारी बातें जो है ये सेक्शन 13 में नहीं दी गई है, वो दी गई है अंडर सेक्शन नंबर 16. यस, तो नाम ही सेक्शन का देखो ना, कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ द कंपनीज नेम. क्या है? रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफाई करना मतलब अपनी गलती को सुधारना. आपसे गलती हो गई है, आपने आपके कंपनी का नाम ऐसा प्रपोज किया था जो दूसरे कंपनी के नाम से सिमिलर था, या दूसरे कंपनी के ट्रेडमार्क से सिमिलर था. पेटीएम का एग्जांपल मैंने दिया था. पेटीएम इज अ ट्रेडमार्क, बट 197 कम्युनिकेशन इज द नेम ऑफ द कंपनी. मैंने लक्स का भी एग्जांपल दिया था कि नहीं? लक्स ट्रेडमार्क है बट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी अलग है. तो आपका नाम कोई कंपनी के नाम से भी सिमिलर नहीं हो सकता है और किसी कंपनी के ट्रेडमार्क से भी सिमिलर नहीं हो सकता है. आरओसी से गलती से मिस्टेक हो गई, नाम ग्रांट कर दिया, बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शंस देगा आपकी गलती को सुधारने के लिए. और जैसे ही सीजी का डायरेक्शन आया है,
तो क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। अगर मैंने मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करके अभी 12 साल हो गए, टाटा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, टाटा ने आज तक मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया है। नाउ दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। वाई? क्योंकि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है ना, अगर उसको सीजी को अप्लाई करना है, ही हैज टू अप्लाई इट ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 सालों के बाद अब मेरी भी क्लासेस का खुद का नाम बन चुका है। अब आप मुझे डायरेक्शंस के द्वारा अपना कंपनी का नाम चेंज करने के लिए कंप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप उसको उसके नाम से भी जानने लग गए हो। तो लोगों ने अब एसोसिएट करना शुरू कर दिया, तो अब गलत हो जाएगा नाम चेंज करना। एंड दैट इज व्हाई वी विल नॉट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप तभी जा सकते हो जब 3 ही साल हुए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके। उसके बाद तो यू कैन नॉट गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव नो पावर टू गिव यू द डायरेक्शन टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स? श्योर? 100%? यस। तो देखो ये कहाँ पे दिया गया है रेक्टिफिकेशन के बारे में, सेक्शन नंबर 16 में। देखो हम लोग मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, बट मेमोरेंडम के अल्ट्रेशन की कुछ कुछ बातें सेक्शन 12 में दी है, एक्चुअली नॉट 12 में, 13 में ही दी है, बट हमने 12 के साथ 13 किया था, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। वैसे ही जब हमने 13 किया है रिलेटिंग टू चेंजिंग नेम, हमने उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 16 भी कर लिया, क्योंकि 16 भी नाम के रेक्टिफिकेशन के बारे में ही बात कर रहा है। तो प्रैक्टिकली तो जब क्लाइंट आपके पास आता है, वो ये नहीं बोलता है मैं 13 में फॉल कर रहा हूँ या 16 में फॉल कर रहा हूँ, या मैं 12 में फॉल कर रहा हूँ या 13 में फॉल कर रहा हूँ। आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा सिचुएशन है और कौन सा सेक्शन है जो अट्रैक्ट हो रहा है। कल जाके जब एग्जामिनर भी आपको सवाल पूछेगा, वो तो ऐसा बोल देगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ है इंदौर से फॉर एग्जांपल इंदौर से लखनऊ में, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, तो 12 लगेगा या 13? क्या एमओए भी अल्टर हो रहा है? ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वॉलंटरी चेंज हो रहा है नाम, या सीजी ने डायरेक्शंस दी है इसीलिए, तो 13 लगेगा या 16 लगेगा, उसके हिसाब से यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर। और इसीलिए क्लास के वक्त भी हमारा अप्रोच एकदम होलिस्टिक था, बिकॉज एग्जामिनर थोड़ी ना आपको सेक्शन नंबर के हिसाब से सवाल पूछने वाला है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से सवाल पूछेगा। डिसाइड आपको करना है कि कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है। सो यू कैन नॉट जस्ट मग अप कि ये सेक्शन नंबर ये है, ये सेक्शन नंबर ये है, ये सेक्शन नंबर ये है। Mugging up is not the focus. What the focus is to understand the provision and should be in a position to apply that provision. वो सबसे important है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए भी, और सीए बनने के बाद क्लाइंट को कंसल्ट करने के लिए भी। Getting this or no, my dear friends? Yes. आगे NR हो गया, L liability clause। देखो लाइबिलिटी क्लॉज को जनरली अल्टर नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर इफ यू आर चेंजिंग द टाइप ऑफ योर कंपनी। अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, आई वांट टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देन माय लाइबिलिटी क्लॉज माइट चेंज। और if my guarantee company wants to get converted into an unlimited company, maybe that time I'm changing my liability clause. Otherwise, अगर आपके कंपनी का टाइप चेंज नहीं हुआ है, आपका लाइबिलिटी क्लॉज भी अल्टर नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूट का फेवरेट भी है। क्या कंपनी अगर चाहे अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर सकती है? बोलो ना, कर सकती है? पक्का बोलो ना। तो अभी हम लोग सीए की क्लासेस ले रहे हैं, कल जाके अगर हम चाहे क्या 11th 12th सीएस भी शुरू कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज का स्कोप बढ़ा सकते हैं? बट अगर हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज का स्कोप बढ़ाना है, रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। जैसे एसआर पास हुआ है, फॉर्म नंबर MGT 14 टू बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, यहाँ पे कुछ दो बातें अलग है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू एग्जिट? बोलो ना, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। और एक बात है, आपको 2 न्यूज़पेपर में ये खबर जो है वो छपवानी पड़ेगी, एक वर्नाक्युलर और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर। इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द कंट्री,
or vernacular newspaper that is circulating in that state in which your registered office is situated. इन दोनों भी अखबारों में आपको ये खबर छपवानी पड़ेगी कि ये जो कंपनी है पहले सिर्फ सीए की क्लासेस लेती थी, अब सीए के साथ साथ सीएसबी, 11th बी, 12th बी, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो भी आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हुआ उस बारे में आपको ये खबर जो है वो छपवानी पड़ेगी. याद रखना, इस अल्ट्रेशन में यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. डिसेंटिंग मतलब जिन्होंने एसआर पास नहीं किया, जिनकी इच्छा नहीं थी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने की, है ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, बोलो ना, यस, वो बाहर निकल सकते हैं. उनको दिया जाएगा एक अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट. तो एन हो गया, आर हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, एंड लास्टली इज द कैपिटल क्लॉज. कैपिटल क्लॉज जो है ना, कैपिटल क्लॉज, उसमें आप लिखते हो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल divided into number of shares and their face value. अब देखो, ये कैपिटल क्लॉज जब कभी भी होता है ना, मैं सेक्शन 61 का भी रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि सेक्शन 61 5 चीजों के बारे में बात करता है, और ये जो 5 चीजें है ना, ये 5 चीजें वो है जिसके द्वारा आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है. ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैपिटल क्लॉज जो है वो अल्टर हो रहा है. स्पैमिंग चालू हो गई, छोड़ो, रहने दो, कुछ नहीं कर सकते. बाकी जो बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं होता है. ठीक है, अब देखो सेक्शन 61 जो है, 61, ठीक है, वो उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है जिसके वजह से आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है. तो कौन से केसेस के वजह से आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है? सबसे पहली बात तो व्हेनेवर यू वांट टू इंक्रीज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, व्हेनेवर यू वांट टू इंक्रीज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और यू वांट टू कैंसिल द शेयर्स. कैंसिल करना को कभी कभार हम कहते हैं टू डिमिनिश द शेयर कैपिटल. और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैंसिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिडक्शन. एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 66, चैप्टर नंबर 4 में, जो बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में. ओके, मैंने क्लास में आपके नोटबुक्स में डिफरेंशिएशन भी लिखवाया था बिटवीन रिडक्शन एंड डिमिनिशिंग ऑफ शेयर कैपिटल. देखो, जब आप शेयर्स को डिमिनिश कर रहे हो ना, कैंसिल कर रहे हो, आप वो शेयर्स कैंसिल कर रहे हो जो कभी सब्सक्राइब हुए भी नहीं थे. बट जब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हो ना, वी आर रिड्यूसिंग दैट अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड और मे बी कॉल्ड. वो अमाउंट को कम करना जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है. हमने आर राजकुमार का पिक्चर का सीन भी देखा था. कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, कंपनी पूरी रिवाइव हो जा रही है, हम वो कैपिटल को कम कर रहे हैं जो कंपनी बुला सकती है या कंपनी ने बुला लिया है. बट जब हम यहां पर कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, हम उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं जो कभी सब्सक्राइब हुए ही नहीं है. अरे ये कभी सब्सक्राइब हुए ही नहीं है, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं उन शेयर्स पे, कोई पार्टी अफेक्ट भी नहीं हो रही है, इसलिए प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना रिडक्शन का है. चालू हुआ? क्या हो गया था? अभी तक तो गोली घूम रहा है. हाँ हुआ, अभी लाइव हुआ. चेक ऑडियो. हो गया ना शायद, ये देखो हो गया ना, अभी ठीक है. नाउ क्लियर. हाँ, तो देखो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग सेक्शन नंबर 61 पे थे. ध्यान दीजिए सेक्शन नंबर 61 पे. डोंट वरी, आई डिड नॉट टीच एनीथिंग, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल. ओके, तो आप लोगों का कुछ भी मिस नहीं हुआ है. ध्यान दीजिए, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सेक्शन 61 वो 5 केसेस के बारे में बात करता है जिसके वजह से आपका एमओए अल्टर होता है. इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक बार डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा है
कि आप लोग वो बताइए वो केसेस जहां पे आपका शेयर कैपिटल क्लॉज जो है वो अल्टर होता है. तो 1, यू आर इंक्रीजिंग योर ऑथराइज शेयर कैपिटल. Second, you are cancelling the shares which were never subscribed. Consolidation, subdivision, and lastly is conversion of shares into stock or stock into shares. ओके तो ये सारे सिचुएशंस है जहां पे क्या होता है, आपका कैपिटल क्लॉज जो है वो अल्टर होता है. ठीक है, यही कैपिटल क्लॉज को अल्टर करने का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है अंडर सेक्शन नंबर 13. तो रेजोल्यूशन पास करके आप क्या कर लोगे, आप आपके कैपिटल क्लॉज को कर लोगे अल्टर. ठीक है, रिसेंट एग्जामिनेशन में आई थिंक इसके पहले वाले अटेम्प्ट में, मतलब मई 2022 के अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कैपिटल क्लॉज के अल्ट्रेशन के ऊपर सवाल पूछा था और उसके सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने बताया है दैट द रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन. क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी अगर आप देखते हो कहीं कहीं पे एसआर है और कहीं कहीं पे ओआर है, बट वी वुड रादर स्टिक टू दैट आंसर दैट द इंस्टीट्यूट हैज गिवन इन द लेटेस्ट एग्जामिनेशन. Okay, so we are sticking to those answers which the ICI is giving so that अगर कल जाके कुछ गड़बड़ भी होती है हमें हमारे मार्क्स मिल जाएंगे. तो रेजोल्यूशन जो रिक्वायर्ड रहेगा आप भी आपके एग्जामिनेशन में लिखोगे विल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू अल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ द कंपनी. तो ऐसे करके होता है हमारा सेक्शन नंबर 13 कंप्लीट. 13 के साथ साथ हमारा 16 भी हो गया है और हमारा 61 भी हो गया है. तो ऐसे आपको लग रहा होगा हम लोग 13 तक ही पहुंचे, बट ऊपर नीचे के भी बहुत सारे सेक्शंस जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम जाते हैं टू सेक्शन नंबर 14. दिस सेक्शन नंबर 14 टॉक्स अबाउट द अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो देखो 4 and 5 मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं एंड 13 and 14 उनके अल्ट्रेशंस के बारे में बात करते हैं. तो आप लोग जानते हो आर्टिकल्स मतलब हमारे बायलॉज, द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऑब्वियस सी बात है बदलते वक्त के साथ आप आपके काम करने के तरीके को भी बदल सकते हैं और इसी आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए आपको लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन. जब कभी भी आपने आपके आर्टिकल को अल्टर किया है, make it sure it is within the memorandum, it is within the provisions of the Companies Act, and it is also within the provisions of the judicial decisions given by the court of law. अच्छा, आपके आर्टिकल्स में ही 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिखे होते हैं LRP. हो सकता है आप आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप LRP को हटा रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप आपकी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब अब आप आपके आर्टिकल्स में ऐड करोगे LRP. तो जब प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी चेंज होती है ना, आर्टिकल्स भी अल्टर होता है, बिकॉज वी आर ईदर एडिंग LRP और वी आर रिमूविंग LRP. बट याद रखना अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है, दिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल. अच्छा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था बट 2019 के बाद राइट नाउ इट इज द NCLT. तो ट्रिब्यूनल का प्रायर अप्रूवल लेने के बाद ही आप आपके आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हो, जहां तक आपको पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी के कन्वर्ट करने की बात है. प्राइवेट टू पब्लिक जब आप कन्वर्ट करते हो ना, आपको NCLT की परमिशन की जरूरत नहीं है. तब आप सिर्फ SR पास करके क्या कर लोगे, LRP को डिलीट कर दोगे. बट जब आप पब्लिक टू प्राइवेट, पब्लिक कंपनी थी आपकी पब्लिक, अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इनटू अ प्राइवेट अफेयर, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है. इसलिए हमने कहा है आप करो, आपको चेंज करना है तो वी आर नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट, बट टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड देन यू विल बी एबल टू ऐड LRP in the articles of association. Yes or no guys? पवित्र मेहता पूछ रहा है LRP का क्या मतलब है. लिखा है बेटा आपने? कसं व्हायचं बेटा?
please watch the first lecture of the Trishul batch. You will understand what is LRP. It's a memory technique for the 3 restrictive clauses in the प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स. ठीक है, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं ना, आपको लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन है, तो वो LRP उसका शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं. ओके, नेक्स्ट आ जाइए. मैम SR एंड OR कब कब पास होता है? जहां जहां SR लॉ मेकर ने लिखा है ना दैट ये चीज करने के लिए SR लगता है, वहां SR पास होगा. और जहां लिखा है रेजोल्यूशन पास कर रहा है, दैट इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ठीक है बेटा. तो गुड मॉर्निंग हेता. बेटा आप ऐसे करोगे तो सीरियसली मेरे को टेंशन आ रहा है यार. मतलब कसं व्हायचं. ओके, सेक्शन नंबर 15 आ जाइए. सेक्शन नंबर 15. अरे जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल में अल्टरेशन हुआ ना, every alteration made in these articles and made in these memorandum have to be noted in every copy of the memorandum as well as the article. तो कल जाके अगर कोई भी आपसे MOA या AOA डिमांड करता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, 399 कहता है, आप बताओ आप पुराना वाला जिससे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो दोगे या ये वाला दोगे, अल्टर्ड वाला? अल्टर्ड वाला दोगे. यस और नो गाइज? उतना सा प्रोविजन है सेक्शन नंबर 15. बहुत सिंपल है. सेक्शन नंबर 17, कोई भी मेंबर ने, ये सिर्फ मेंबर से रिलेटेड बात करता है, कोई भी मेंबर ने अगर कंपनी को रिक्वेस्ट किया है फॉर द कंपनीज मेमोरेंडम और आर्टिकल और अग्रीमेंट और रेजोल्यूशंस गिवन अंडर 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो ये मेमोरेंडम या आर्टिकल या रेजोल्यूशन की कॉपीज जो है कंपनी को देनी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डे इट गॉट द रिक्वेस्ट एंड द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस. तो मेंबर क्या करेगा, कंपनी को जो भी नॉमिनल फीस है वो देगा और 7 दिनों के अंदर उसको इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मिल जानी चाहिए. अगर नहीं मिलती है तो कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को लग जाएगा एक पेनल्टी का अमाउंट विच इज 1000 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट विच विल कंटिन्यू अप टू 1 लाख रुपीज. एज सिंपल एज दैट. बहुत ईजी प्रोविजन था. हम लोग बढ़ते हैं अब आगे. हाँ ठीक है, वो पेनल्टी मैंने रीड नहीं की. देखो मैं आपको एक तो बताना चाहती हूँ, सारे पेनल्टीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सिलेबस क्योंकि वो सेक्शन का ही पार्ट है. तो अगर इंस्टीट्यूट तो चाहे तो क्या कर सकती है, पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर पेनल्टी पे डाल देगी. बट क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, इंस्टीट्यूट ने कहा है 1 to 148 सब कुछ है और हर सेक्शन के नीचे कुछ ना कुछ पेनल्टी है या प्रोविजन है, तो इंस्टीट्यूट की कुछ भी मर्जी हो सकती है. तो इंस्टीट्यूट अगर चाहे कुछ भी कर सकती है, बट दिस विल नॉट हैपन बिकॉज पेनल्टीज इज मोर ऑफ मेमोराइजिंग एंड मगिंग अप. तो इंस्टीट्यूट इज नॉट इंटरेस्टेड इन मगिंग अप एंड मेमोराइजिंग एंड चेकिंग के आपका दिमाग कितना तेज है याद करने के लिए. इंस्टीट्यूट वांट्स टू हैव एन ओवर यू नो एन आइडिया ऑफ एवरीथिंग. आप कंसेप्चुअली क्लियर हो या नहीं, आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, आप लिख पा रहे हो या नहीं, लॉजिकल माइंड आपका कैसा चल रहा है. इसलिए तो 30 मार्क्स का MCQ भी डाला गया है, केस स्टडी बेस्ड MCQs भी होते हैं. सो देखो ऐसा तो नहीं है कि एक भी पेनल्टी का प्रोविजन नहीं पूछेगी. हो सकता है 100 में से 4-5 नंबर का पेनल्टी के ऊपर MCQ पूछ लिया, कुछ सवाल पूछ लिया, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, बट फिर आपको ना उतना मार्जिन पकड़ के चलना पड़ता है. तो इसीलिए यू कैन नॉट कीप एनीथिंग फॉर ऑप्शन. आप अगर सोचोगे छोड़ो, GCA छोड़ दिया ऑप्शन के लिए, iOS छोड़ देते ऑप्शन के लिए, तो वो तो गया ही गया है. और प्लस ये पेनल्टी वाले प्रोविजंस आप आज रीड करोगे, आपको लर्न रहेंगे, कल आप वापस भूल जाओगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग है ये. मतलब मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है. इनफैक्ट हाँ, अगर आपको 3-4 साल दिए तो फिर हो सकता है. अभी आपको 9 महीने में क्लासेस भी करनी है, पढ़ना भी है, एग्जाम भी देनी है. अरे पॉसिबल नहीं है ये चीज़. तो आप क्या कर सकते हो, मेन जो प्रोविजंस होते हैं ना, जिसमें अमेंडमेंट्स है या पेनल्टी में अमेंडमेंट्स है या जो नेगेटिव सेक्शंस है, जैसे कि कंपनी जो है वो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है. चलो मैंने इशू कर ही दी है तो क्या होगा, वैसे टाइप के प्रोविजंस जो है ना उनकी आप पेनल्टी लर्न करो. तो 148 में से आप 15-20 जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनकी आप पेनल्टी लर्न करो. सब कुछ आप लर्न करने जाओगे ना, आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट्स. उतने एफर्ट आप दूसरे कंटेंट में डालो विच विल बी मोर इम्प्रेसिव. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज.
आ जाइए, चलो आगे। सेक्शन नंबर हमारा 14 हो गया, 15 हो गया, 16 तो पहले ही हो गया था, 17 भी हो गया हमारा। तो अब हम जाते हैं टू सेक्शन नंबर 18। ओके, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो एनी क्लास ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड एज एनी टाइम can get converted into a different kind of company. Limited by shares can get converted into limited by guarantee. प्राइवेट कंपनी कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी। तो जो भी आपका अल्ट्रेशन का प्रोसीजर है मेमोरेंडम और आर्टिकल का, उसको कंप्लाई करते हुए आप क्या करोगे, वो प्रोसीजर फॉलो करके कंपनी के टाइप को कन्वर्ट कर लोगे। सिर्फ याद रखना, हाँ, ओपीसी जो है इट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। Okay, so that's not possible. Even if you follow SR, BR, whatever, तो भी conversion possible नहीं है। OPC ना ही सेक्शन 8 की तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है और ना ही सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है। वो स्पेसिफिकली सेक्शन ने ही मना किया है, तो वो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल पॉसिबल। सिर्फ और एक आपको चीज याद रखनी है, पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट में कन्वर्ट होती है तो सेक्शन 14 स्पेसिफिकली अभी हमने डिस्कस किया है, वो कहता है आपको एनसीएलटी का प्रायर अप्रूवल लेना होता है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें तो आप फ्रेम कर ही पाओगे। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 19 इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड इन द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो जनरल रूल कहता है कि देखो, सब्सिडरी कंपनी जो है अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो, इसी के हैं 3 एक्सेप्शंस। सबसे पहली बात तो यू आर होल्डिंग द शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सेकेंड जो एक्सेप्शन है वो ये है दैट यू आर होल्डिंग द शेयर्स एज अ ट्रस्टी। और तीसरा जो एक्सेप्शन है, यू had held the shares of the holding company even before you became its subsidiary. तो अब देखो, you can continue to hold the shares, that's not a problem, but you will not be entitled to vote in the meetings of the holding company. ये याद रखना। इसमें 1 1 2 2 मार्क्स का करेक्ट इनकरेक्ट या क्वेश्चन आंसर्स टाइप्स के क्वेश्चंस जो है इंस्टीट्यूट ये सेक्शन नंबर 19 के ऊपर पूछती है। एक एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखो। बच्चा यही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया ये जनरल क्लॉजेस एक्ट है या आईओएस है। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स खत्म, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या है ये सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स? क्या वो सर्विस बाय पोस्ट है जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में दिया है, या क्या वो आईओएस है, या बच्चे का फेवरेट, अरे यार ये टॉपिक मिस हो गया मेरा तो उस दिन तो मैं फिनिक्स मॉल में था पठान देखने गया था, तो वैसी वो बात होती है। तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं अगर कंपनी के ऊपर सर्व करने हैं, जैसे आरओसी को अभी हमने देखा 16 में, सेक्शन नंबर 16 में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देना है कंपनी को, तो कैसे सर्व करेगा, कहां सर्व करेगा? सर्व तो करेगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, बट कैसे सर्व किया जाएगा? तो व्हेनेवर देयर इज सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द कंपनी you will serve it at the company's registered office, okay, either by registered post, speed post, courier, और अगर आपको लग रहा है बगल में ही कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यू कैन ऑल्सो लीव इट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, या आजकल हम तो इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी अलाव करते हैं। तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भी आप मेल भेज सकते हो, वुड बी इक्विवेलेंट टू अ सर्विस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा, कंपनी को भी क्या मेंबर्स को, आरओसी को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अभी देखा INC 22, MGT 14, तो बहुत बार ऐसा होता है कंपनी को भी आरओसी को डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो अब कंपनी जो इन अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट सर्व करती है, दिस इट कैन सर्व थ्रू नॉर्मल पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरिंग एट द ऑफिस, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में एक्चुअली फिजिकली जाके आप डिलीवर कर दो, और इवन बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड। Yes or no, guys? Yes. So this was about section number 20 relating to service of documents.
सेक्शन 21 बात कर रहा था ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, सो एनी कॉन्ट्रैक्ट in the name of the company, any contract in the name of the company can be authenticated on behalf of any on behalf of the company by any key managerial person or an officer or an employee who is authorized by the board of directors. Yes or no, guys? और एक लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 22 जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस एक्सेट्रा. सो बिल ऑफ एक्सचेंज या तो बिल ऑफ एक्सचेंज रिटन इन अ लोकल लैंग्वेज इज नोन एज अ हुंडी, या तो अ प्रॉमिसरी नोट शैल बी डीम्ड टू बी मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन, एंडोर्स्ड बाय द कंपनी इफ इट इज मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय एनी पर्सन हु हैज बीन गिवन द ऑथोरिटी. तो जिसको भी ऑथोरिटी दी है वही पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को बना सकता है, एंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है इन द नेम ऑफ द कंपनी. साथ साथ में माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी के पास है कॉमन सील, अगर कंपनी के पास है कॉमन सील, तो इफ अ कंपनी बाय राइटिंग अंडर इट्स कॉमन सील ऑथराइजेज एनी पर्सन in respect of specified matters as its authority to execute other deeds on its behalf in any place either in or outside India. तो अगर कोई deeds है जैसे कि पार्टनरशिप डीड, मॉर्गेज डीड, ऐसी कोई डीड में कंपनी को एग्जीक्यूट करना है, कंपनी के नाम पे आपको ये डीड्स एग्जीक्यूट करने हैं, तो अब आप देखोगे क्या कंपनी के पास कॉमन सील है. अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो ऑथराइज्ड पर्सन कॉमन सील को लगा देगा तो माना जाएगा कंपनी ने उस डॉक्यूमेंट, उस डीड को साइन किया है. बट अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है देन सच डीड्स हैव टू बी ऑथराइज्ड बाय 2 डायरेक्टर्स. अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो अ डायरेक्टर अलोंग विथ अ कंपनी सेक्रेटरी. दिस इज इन रिलेशन टू एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स, पार्टनरशिप डीड, मॉर्गेज डीड, बहुत सारे डीड्स होते हैं ना. ये डीड को साइन करने के लिए आप लोगे कॉमन सील. कॉमन सील इज लाइक द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. अगर कॉमन सील नहीं है तो ऐसे केस में कंपनी सेक्रेटरी विद डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी 2 डायरेक्टर्स. तो ऐसे करके हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 2. ओके, चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 सारे के सारे सेक्शंस है. आज हमने सेक्शन नंबर 13 देखा. 13 किस बारे में था? अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम. 14 अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल. जैसे ही अल्ट्रेशन हुआ है एमओए का और एओए का, हर एक कॉपी को भी क्या आप अपडेट कर दोगे? ये 15 में दिया गया है. 17 कहता है अगर मेंबर ने एमओए, एओए और रेजोल्यूशंस की कॉपी मांगी है तो 7 दिनों के अंदर कंपनी को वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने देखा, अगर कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व करने हैं या कंपनी के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स सर्व करने हैं. ऑथेंटिकेशन के बारे में आपने देखा है, की मैनेजर पर्सन और एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. बिल्स वगैरह जो है वो जो ऑथराइज्ड पर्सन रहता है वो ही एग्जीक्यूट करता है. और जहां तक डीड्स की बात है, आप डीड्स पे कंपनी का कॉमन सील अफिक्स करते हो. ठीक है, साथ साथ में हमने 16 देखा था जहां पे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी देखा था. 12 देखा था जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है but it is within the same state, it's not resulting into an alteration of the MOA. 18 was talking about conversion of companies and 19 कहता था कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है. ओके, बिफोर लीविंग यू ऑल वी आर डूइंग दीज 2 MCQs, केस स्टडी बेस्ड MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 2. और कल याद रखना, टुमारो यू ऑल आर गोइंग टू हैव द लाइव Kahoot टेस्ट ऑन यूनिट 1 एंड यूनिट नंबर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अभी तक मैं अज्यूम करती हूँ आपके सेक्शन नंबर 10A तक सारे प्रोविजंस पढ़ के हो चुके हैं. आज आपको सेक्शन नंबर 12 से सेक्शन नंबर 22 तक पढ़ना है और 22 तक जितने भी प्रोविजंस हमने किए हैं उसी के ऊपर आपका होगा लाइव Kahoot टेस्ट टुमारो. तो जो बच्चे मुझे बाद में भी देखते हैं, ओके, ये लेक्चर जो है बाद में यूट्यूब पे स्ट्रीम किया जाता है और अपलोड किया जाता है, आप बाद में देखते हो, आपको रिक्वेस्ट है कि आप कल का सेशन एटलीस्ट मेरे साथ लाइव अटेंड करो, बिकॉज आपको भी समझ में आएगा वे यू आर स्टैंडिंग इन दिस इंडिया लेवल कॉम्पिटिशन.
क्योंकि लाइव स्कोर आपके आंखों के सामने आएगा, हाँ या ना? चलो ये देखो, नमिता सिरेमिक गुड्स लिमिटेड हैविंग 152 members was incorporated with the main objective of manufacturing of ceramic goods, glazed, unglazed floor and wall operation. It wants to diversify its business by entering in the fields of manufacturing electronic goods for which it is required to alter its object clause. कोई भी कंपनी अपने MOA का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या अल्टर कर सकती है? Advise the company in relation to the alteration of the memorandum. पहला, the company can alter its memorandum by passing an ordinary resolution. ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करने के लिए OR है या SR? SR है, तो I don't think so option A is the correct answer. The company can alter memorandum by passing a special resolution. ये थोड़ा बहुत करेक्ट लग रहा है. C एक बार रीड कर देते. The company can alter its memorandum in relation to its object clause by passing a special resolution and obtaining the confirmation of the RD. RD का अप्रूवल आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने के लिए नहीं लगता. कहां पर लगता है? एड्रेस, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है. A company can alter its MOA in relation to its object clause by passing an SR and simultaneously publishing the contents of the SR in 2 newspapers. The company can alter its memorandum in relation to its object clause by passing a special resolution at the shareholders meeting and simultaneously publishing the contents. किसकी आवाज आ रही है? And simultaneously publishing the contents of the special resolution in 2 newspapers, one English and one vernacular language newspaper circulating in that area. क्या D आंसर करेक्ट लग रहा है? हाँ या ना? बट यहाँ पे B क्यों दिया हुआ है आंसर में? आंसर एक्चुअली डी होना चाहिए. इट्स नॉट बी. सो प्लीज करेक्ट इट. एंड वेरी गुड रिचा, अटल, मुकेश, शिवानी, साकी, ओके, ऑल फेस टू फेस किड्स, भावना, रोहित, तुषार, वेरी गुड, हर्ष, मीतू, सभी लोगों ने डी जवाब दिया है. तो एटलीस्ट आप जेन्युइन हो. आंसर की देख के आप नहीं कर रहे हो. तो देखो, वैसे तो बी भी करेक्ट है, बट बी और डी में डी इज मोर करेक्ट. आपको समझ में आ रहा है? बिटवीन बी एंड डी इज मोर करेक्ट. सो दैट इज व्हाई व्हाट यू विल डू इज द आंसर विल बी डी. क्योंकि देखो, जब कभी भी ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होता है, आप इसी के डिटेल्स जो है रेजोल्यूशन के 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हो. तो आंसर वुड बी डी. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम. द आंसर इज डी. नेक्स्ट, Anupam incorporated a 1-person company with his sister Alpana as the nominee. It's a देखो, मैंने आपको बोला था OPC इंस्टीट्यूट का फेवरेट है. सच में OPC और स्मॉल कंपनी. And about 3 years have passed satisfactorily. Anupam does a number of charitable work and is associated with 3 NGOs. His business under his OPC has also flourished. Now he is planning to convert the OPC into a Section 8 company. OPC को क्या Section 8 कंपनी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? No. Since the company belongs to Anupam, he can fulfill discretion to convert. क्या नहीं, उसकी मर्जी चलेगी नहीं चलेगी. Since the company was formed as a private company, the only option available is to convert it in कुछ भी जवाब है. Public company ऐसा कुछ भी नहीं है. There is a specific prohibition on converting OPC into Section 8 company. Otherwise, it can be converted into a private or a public company without any hindrance. I think this is the correct answer. But फिर भी हम D read कर लेते हैं. देखो, अब क्वेश्चन 1 जो था उसमें अपने को लग रहा था बी आंसर है, बट दूसरे ऑप्शन हमने पढ़ने के बाद हमको समझ में आया मोर करेक्ट आंसर इज डी. ऐसे ट्रिकी होते हैं MCQs. सिंस अनुपम डज अ लॉट ऑफ चैरिटी, देयर इज नो कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज सी. इज द आंसर की करेक्ट? यस, द आंसर की इज ऑल्सो करेक्ट. सिर्फ पहले वाले के लिए आप लिख दो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज डी. और दूसरा वाला जो है
ओपीसी कोई भी हालत में सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती है. Yes or no, guys? So we have successfully completed 2 chapters of the Companies Act. After every 2 chapters, there is going to be a test. So tomorrow, please be prepared for the test. Unnecessarily, अगर आप prepare नहीं करोगे, your confidence will go at the lower end. Because this is an all over India competition and everyone is going to come prepared. और आप अगर होशियारी में जाओगे, prepare नहीं करोगे, आपको लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं बेकार ही हूँ. तो ऐसा कॉन्फिडेंस लो मत होने दीजिए. दैट्स द थिंग दैट यू रिक्वायर राइट नाउ. इज्जत दो अपने करियर को, अपने लाइफ को, अपनी पढ़ाई को, बहुत आगे जाओगे. ठीक है, चलो, सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू सो मच. स्टडी वेल. बाय बाय. एंड आई विल बी सेंडिंग ऑल द मैसेजेस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, बाय बाय. पूजा मैम तुरंत शुरू कर रही है टैक्स का क्लास. ठीक है, बाय. मैं कर देती हूँ आपको. अभी मेरा फ़ोन ही नहीं चालू है. मैं जीपे कर दूँगी आपको. मेरा फ़ोन सुनना, स्क्रीनिंग ऑफ कर देना. किसी को भेजना है यहाँ पे.